दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों कहाँ तो 10 साल पहले इस देश के लोगों को सपना दिखाया गया था कि हवाई चप्पल वाला भी अब हवाई जहाज में चढ़ेगा। लेकिन हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चढ़ेगा, ये सपना पूरा होता, ये हकीकत में बदलता। इसके पहले जो लोग पहले से हवाई जहाज पर चढ़ रहे थे, वो पूरा का पूरा एक तरह से इस देश का एविएशन सेक्टर, विमानन सेक्टर कोलैप्स करने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया। पिछले 4 दिनों से तकरीबन 2600 फ्लाइट, 2500 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। और आपको बताते चले कि इस देश के एविएशन सेक्टर पर यानी नागरिक उड्डयन सेक्टर पर 2/3 से ज्यादा यानी 65% से ज्यादा कब्जा सिर्फ एक कंपनी का है, और वो है कंपनी इंडिगो। इंडिगो ने सरकार के नए नियम एफडीटीएल यानी फ्लाइट के लिए जो पायलट के लिए जो टाइम लिमिट तय की जा रही थी, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट, उस एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट को मानने से उसने इनकार कर दिया और उसने फ्लाइट ऑपरेशन रोक दिया। और अंततः एक तरह से इस ब्लैकमेलिंग के सहारे नरेंद्र मोदी की सरकार को, 56 इंच के सीने का दावा करने वाली सरकार को इंडिगो ने झुकाने का काम किया। आज मैंने कई सारे दूसरे देशों में यह सर्च किया कि जहां भी प्राइवेट कंपनियां एयरलाइंस को संचालित करती हैं, वहां क्या किसी एक कंपनी का शेयर 65% से ज्यादा है। अमेरिका में दोस्तों 20 के करीब कंपनियां, 20 से 22 कंपनियां फ्लाइट संचालित करती हैं, और किसी का शेयर भी वहां के टोटल एविएशन सेक्टर में बड़ी से बड़ी कंपनी का शेयर 22% से ज्यादा नहीं है। लेकिन भारत में एक कंपनी का शेयर 25%, 65% से ज्यादा है। 2/3 से ज्यादा इस देश का विमान, इस देश के की फ्लाइट को यदि वही संचालित कर रहे हैं, यानी इंडिगो ही संचालित कर रहा है, तो इंडिगो के कोलैप्स करने का मतलब है एविएशन सेक्टर का कोलैप्स कर जाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश के नागरिकों के अपने अधिकार नहीं है? मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा है और आर्टिकल 21 के तहत यानी राइट टू लाइफ के तहत, डिग्निफाइड लाइफ यानी इज्जतदार जिंदगी जीने और इज्जतदार जिंदगी के दायरे में आने वाले भारत के संवैधानिक प्रावधान वाले मूल अधिकार के तहत यह मामला एक रिट के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। सवाल यह है कि सरकार ने इतने देर से यह कदम क्यों उठाया, और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इंडिगो के सामने, उसकी ब्लैकमेलिंग के सामने सरकार झुक रही है। तब सवाल इससे भी बड़ा खड़ा हो जाता है कि आम लोगों के नागरिक अधिकारों की रक्षा, उनके वित्तीय अधिकारों की रक्षा, पैसे और समय जो बर्बाद हो रहे हैं, एयरपोर्ट पर जो नजारा दिख रहा है, 5 लाख से ज्यादा लोग इस देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, न रिफंड मिल रहा है, न भोजन मिल रहा है, और न ही अल्टरनेटिव यानी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो पा रही है। क्या यही इस देश में क्रोनिक कैपिटलिज्म का सिस्टम है? और क्या इसी के लिए, इसी सिस्टम को अच्छे दिन बताकर मौजूदा दौर में व्यवस्था परिवर्तन का वादा आज से 1 दशक पहले किया गया था? इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और एविएशन मामलों के जानकार ओंकारेश्वर पांडे जी के पास। ओंकारेश्वर जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ये पूरा बखेड़ा जो खड़ा हुआ है, ये पूरे देश में जो केओस दिखाई दे रहा है, अव्यवस्था की स्थिति हर एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है, क्या इसके पीछे सरकार की कोई भूमिका है, या सरकार की आर्थिक नीतियों ने कंपनियों की दादागिरी को इतना बढ़ा दिया है कि वो नागरिक अधिकारों की कीमत पर भी सरकार को ब्लैकमेल कर सके और सरकार झुकती रहे? क्या कारण है इस पूरे मामले का? देखिए, आज जो दिखाई दे रहा है इंडिगो का ये क्राइसिस, ये इंडिगो का नहीं, ये नेशनल एविएशन क्राइसिस है। आज जी। एक कंपनी में अगर पायलट नहीं आ रहे हैं समय पर, तो समूचे देश का जो है एविएशन सेक्टर ठप पड़ जा रहा है। सारे हवाई अड्डों पर अफरा-तफरी मची हुई है। ये हमारी एविएशन पॉलिसी का फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। और हमारी एविएशन पॉलिसी के मूल आधार का, जिसके आधार पर हमने ये मोनोपोली और ड्यूओपोली तय किया है कि सिर्फ 2 ही कंपनियों के पास पूरा का पूरा राइट रहे, ये उसका बहुत बड़ा फेल्योर है। जी। नहीं, लेकिन इसमें आप ये भी तो देखिए, जैसे एक थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा लेकिन चर्चा जरूरी है। 2016 में किसी एक कंपनी को सबसे पहले 4G का लाइसेंस दिया गया, और उस कंपनी ने 8-9 महीने तक इस देश में लोगों को फ्री में बात कराया, फ्री में 1.5 GB डेटा दिया, और जब उसकी मोनोपोली स्थापित हो गई तो अपने आधार पर डेटा की कीमत भी तय कर रहा है, और पूरे मार्केट में दूसरी कंपनियों
जिसमें सरकारी कंपनी बीएसएनएल भी शामिल थी, उसको बर्बाद करके छोड़ दिया। वहां भी मोनोपोली स्थापित हो गई। यहां जो इंडिगो की मोनोपोली है, सरकार ने मार्केट में कंपटीशन को बने रहने देने में आखिर रुचि क्यों नहीं दिखाई? मैं यही बात कह रहा हूं कि आपने ये जो मोनोपोली या डुओपोली क्रिएट की, सबसे पहले तो एक इफेक्टिव सरकार, एक एयरलाइंस जो ठीक से मान लीजिए नहीं चल पा रहा था, उसको इफेक्टिव ढंग से चलाती, पॉलिसी ऐसी बनाती कि कम से कम एक एयरलाइन सरकार के पास रहे, वरना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जरूरत क्या है? आप मंत्रालय रखते हैं और एक बड़े एयरलाइंस को औने पौने दाम में बेच देते हैं। फिर उसके बाद पॉलिसी ऐसी बनाते हैं कि दूसरी एक ही एयरलाइंस के पास सारे के सारे जो है शेयर्स आ जाते हैं। पहले इस पॉलिसी से पहले 8 से 10 एयरलाइंस कम से कम होते थे, जो कि 2003 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार की ओपन स्काई पॉलिसी के तहत जो बढ़ रहे थे, उस दिशा में आप 2-3 बड़े क्लेम करते हैं। उस क्लेम का दावा क्या है? एक तो कहते हैं आपका 78 एयरपोर्ट से बढ़ा के हमने 182 कर दिया। सच्चाई ये है कि 40% एयरपोर्ट उसमें से मनमोहन सरकार नींव रख के गए थे, और जाहिर है वो कंप्लीशन अगली सरकार में या अगले समय में होगा, उसका उद्घाटन आपने किया तो आप उसका भी दावा ले लेते हैं। आपने कहा कि यात्रियों की संख्या बढ़ गई, देश की पॉपुलेशन बढ़ गया, तो क्या सरकार का उसमें कोई रोल है? जनता का पॉपुलेशन तो बढ़ता ही जा रहा है, हर साल हम 144 करोड़ हो गए, उससे भी 160 करोड़ हो जाएंगे, तो सरकार कहेगी कि जनता बढ़ रही इसलिए हमने बढ़ा। यात्रियों की संख्या बढ़ना सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपको सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, आपको सुरक्षा बढ़ानी चाहिए थी, आपको रेट्स कम करने चाहिए थे। आपने तीनों में से कुछ नहीं किया, ये बड़ा फेल्योर है। 450 से ज्यादा आपने नए रूट्स स्थापित किए, खोल दिए, रूट बना दिया, मैप पे दे दिया कि यहां यहां जाओ। 250 से ज्यादा रूट्स उसमें बंद है, क्योंकि सिर्फ 2 ही करियर हैं और बाकी चलाने वाले नहीं है। ये भी आपने नहीं सोचा कि इन दोनों करियर्स के पास जो पायलट्स हैं वो हैं कि नहीं है, ट्रेंड पायलट्स हैं कि नहीं। एक दिन में तो कोई पायलट तैयार हो नहीं जाता ना, सब कोई पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेके फ्लाइट नहीं चला सकता, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। वो हमने देखा नहीं, उसको इंश्योर किया नहीं, और अपने सारे राइट्स हमने प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को छोड़ दिए। अब आप कहते हैं कि मैं एक्शन लूंगा। आप मैक्सिमम एक्शन क्या ले सकते हैं? आप उनको सस्पेंड कर सकते हैं, आप उनसे रेट फिक्स करने को, आपने जो रेट फिक्स करने का जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, वो अपने आप में बताता है कि वो कॉर्पोरेट के दबाव में है। कहां तो आपकी उड़ान पॉलिसी जो 2,500 रुपए का एयर टिकट देती थी, आज आपने 18,000 रुपए का रेट फिक्स किया है। तो ये अपने आप में जो सरकार की सिविल एविएशन पॉलिसी का टोटल डायरेक्शनल फेल्योर है। जी नहीं, अब हम देख रहे हैं जैसे शादी विवाह का मौसम है, या बहुत सारे लोग गोवा जा रहे हैं, हिल स्टेशन जा रहे हैं, और सब के सब फंसे हुए हैं। एक सवाल नागरिक अधिकारों का भी उठता है कि क्या कंज्यूमर राइट्स यहां पर लागू नहीं होते? 2-2, 3-3 दिनों से लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, न ढंग का भोजन मिल रहा है, यहां तक कि उनका सामान भी जो बोर्ड किया गया वो डीबोर्ड करके उन्हें दिया नहीं जा रहा है, पैसे वापस नहीं किए जा रहे हैं। 100% रिफंड का दावा करने के बावजूद 7-8 हजार रुपए काट के तब लोगों को पैसे वापस दिए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए, मौके की ताक में जो छोटी एयरलाइंस कंपनियां हैं, जो बचे हुए 30-32% जो एविएशन सेक्टर का हिस्सा जिन 8-10 कंपनियों के पास है, छोटी छोटी कंपनियां, उनकी कीमतें आसमान छू रही है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन के समय में गाड़ी वगैरह जब पकड़ लिया जाता है, बस वगैरह या छोटी गाड़ियां, तो ऑटो वाले अपने चार्ज बढ़ा देते हैं, 20 रुपए का 50 रुपए चार्ज करने लगते हैं स्टेशन से छोटे छोटे गांव और कस्बों में जाने के लिए। वही धंधा यहां पर चल रहा है। तो क्या इसमें सरकार की जो भूमिका होती है कंज्यूमर राइट्स के प्रोटेक्टर के तौर पर, इसमें न्यायालय की भूमिका होती है, इसमें रेगुलेटर्स की भूमिका होती है, क्या इन सब की कोई भूमिका यहां पर नहीं है? देखिए, ये तो बहुत पहले से दिखाई दे रहा है कि सरकार जो है वो आम नागरिकों की चिंता नहीं करती है। कम नहीं, मैं कहूंगा नहीं करती है। आपको याद होगा कि कोविड के समय अचानक बिना सोचे समझे कि आवश्यकता कहाँ है और कहाँ नहीं है, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर थे, पूरे देश में सड़कों पर थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, और कोई भी व्यक्ति नहीं आया उनको सहायता करने के लिए मंत्रालय से कि भाई ये अगर स्थितियां हैं
किस तरह से वो पैदल चल चल के गए। उसमें सबसे ज्यादा बिहार के लोग थे, झारखंड उत्तर प्रदेश के लोग थे, जो मुंबई से, चेन्नई से, बैंगलोर से, तमाम जगहों से आ रहे थे। उस समय इस देश में कोई मानव अधिकार नहीं, कोई जन अधिकार नहीं, कोई किसी भी प्रकार के नागरिकता संबंधी अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकारों की रक्षा करने के लिए कोई भी सामने नहीं आया। अभी आज जो केओस हम देख रहे हैं, उस केओस पे आप एयरलाइंस के कुछ कर्मचारियों को बुला के हड़का रहे हैं। उसको हड़का देने से आपकी पॉलिसी बदल जाएगी क्या? उसको हड़का देने से कल को 4 नए एयरलाइंस खड़े हो जाएंगे क्या, जो ऑप्शनल दे सकते हैं कि मान लो इंडिगो के पायलट्स जो हैं वो बीमार हैं या छुट्टी पर हैं। एक तो आपने पॉलिसी जो बनाई है वो प्राइमा फेसी बड़ा ठीक ठाक दिखती है कि भाई चलो हफ्ते में 48 घंटे का रेस्ट चाहिए, क्योंकि फटीग ना हो, कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो। ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा ना कि जितने पायलट्स की आवश्यकता है उतने पायलट हैं कि नहीं। 1800 से ज्यादा पायलट्स की कमी है और उसको आपने वैसे ही वो कर दिया। तो जिन चीजों पे सरकार का फोकस होना चाहिए, आपने ये नहीं सोचा कि एक एयरलाइंस किसी भी वजह से फंस गया, किसी भी वजह से होगा तो क्या होगा? क्या अकेला 20% शेयर रखने वाला 20-25% एयर इंडिया उसको संभाल लेगा? और अमेरिका में जहां पर आपने देखा कि मैक्सिमम 17-18% शेयर है, वो जी पॉलिसी इस तरह की बना रखी है कि एक नहीं तो वो नहीं तो वो, ऑप्शंस मौजूद हैं। जी आपने एस्पिरेशन तो उड़ान का खड़ा कर दिया कि उड़े देश का हर नागरिक। तो हर नागरिक तैयार है उड़ने के लिए, अपने पैसे से उड़ता है वो, सिर्फ हम्म, आपके कहने से तैयार हो गया, आपके विश्वास पे तैयार हो गया, लेकिन आप उसके बाद भाग गए। आपने मैप कागज पे बना दिया, टेबल पे बना के जी मैप दे दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि फ्लाइट्स हैं कि नहीं, ये नहीं देखा कि उस रूट पे कैसे चल सकता है, जो कैसे फ्लाइट के रेट्स आसमान छू रहे हैं, उसको आपने नहीं देखा है। तो वैसे ही हुआ जैसे टेलीकॉम में क्या हुआ कि शुरू शुरू में कहा कि भाई इतने में ले लीजिए, पूरे महीने आपका 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये में आपका एयर टाइम, और उसके बाद से सडनली जो है वो हाइक हो रहा है, तो होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, कहां जाएगा आदमी? जी दो ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, या तो इसको लीजिए या इसको लीजिए। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, चुन लीजिए किसको चुनना है। नहीं, जबकि आप सरकार देखिए की 2G की के पूरी जमाने में पॉलिसी, ये जो ओंकारेश्वर जी। कॉरपोरेट के मोनोपोली और डुओपोली की जो पॉलिसी है, सबसे बड़ा फेल्योर ये है। उसको इमीडिएट कोर्स करेक्शन करना होगा, नहीं तो देश में नेशनल क्राइसिस आज जैसे इसकी हुई है, कल को मान लीजिए एक एक टेलीकॉम ऑपरेटर का पूरा कोई ना कोई ऑपरेशन डाउन हो जाए, क्या होगा फिर? समूचा का जी समूचा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। जी। हम्म नहीं, आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि मनमोहन सिंह के जमाने में आप देखिए कितनी सारी टेलीकॉम कंपनियां और कितनी सारी फ्लाइट ऑपरेशन करने वाली कंपनियां थी। टेलीकॉम में ही देखें तो अनिल अंबानी का रिलायंस था ही, उसके अलावा जियो जियो उस समय नहीं आया था, एयरटेल, उस समय एयरसेल, वी बीएसएनएल और भी अच्छा जितनी काम सारी, कर रहा था, कम से कम बीएसएनएल भी अच्छा कार्य, थोड़ा कम ज्यादा था, एयरसेल, लेकिन वो काम एस्ट्रोटेल, कर रहा कई था। सारी कंपनियां थी। इसी तरह फ्लाइट ऑपरेशन में आप देखिए कई सारी कंपनियां काम कर रही थी। कंपटीशन था तो उस कंपटीशन में कस्टमर्स को भी फ्लाइट की टिकट में रियायत मिल जाती थी, चाहे फोन पर बात करना हो, चाहे डेटा यूज करना हो। हालांकि डेटा तब उस समय उतना फास्ट नहीं था, 2G ही आया था, लेकिन लोगों को कम से कम कंपटीशन का फायदा मिलता है। अब आप देखिए मार्केट में जाइए, मान लीजिए एक ही कंपनी साबुन बनाए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, तब पता चले कि आपको उसी का साबुन खरीदना होगा, दूसरी कंपनियों का साबुन आप ले नहीं सकते, और जो रेट वो रखेगा उस पर आपको खरीदना होगा। यही व्यवस्था इस सरकार में कायम करके छोड़ दी गई है। एक सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ ये है ओंकारेश्वर जी, इस पर हम आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि पायलट का समय नियत करने की बात, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एविएशन से जुड़ा हुआ है, वहां भी इस संबंध में काफी सारी बातें कही गई है कि पायलट्स के लिए 6 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, वीक में इतने घंटे का उनके पास वो रेस्ट होना चाहिए, ये सब बातें कही गई है। इन सब बातों पर सरकार का ध्यान अब क्यों आया है, और उस दौर में जब पायलट ट्रेनिंग से जुड़ी हुई एक एजेंसी को सत्ता के गोदी सेठ ने उसकी 72% हिस्सेदारी अभी एक हफ्ते पहले ही खरीदी है, और उसी के बाद ये सब केओस क्रिएट हो रहा है कि नया नियम आ गया। क्या इन दोनों में कोई कोरिलेशन है? देखिए, जब आप एक ब्लाइंड होके कोई पॉलिसी बनाते हैं, जब आप जी मार्केट सिचुएशन को नहीं देखते,
जब आप अपने एक्चुअल पोजीशंस को नहीं देखते कि हमारे देश की जरूरत क्या है, कंपैरेटिवली वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और अगर हमने कोई पॉलिसी अख्तियार की तो उसके वैकल्पिक उपाय क्या हैं, ये आपने नहीं सोचा, तो चाहे टेलीकॉम हो या सिविल एविएशन हो और अदर्स में भी सरकार की ये सोची समझी वो नीति दिखती है कि जिसमें वो चाहते ही हैं कि हर जगह मोनोपोली डुओपोली हो जाए। जी। अब बैंकों को मोनोपोली देखिए ना डुओपोली से सर, सरकार को बैंकों को बहुत मर्जर बड़ा, किया जा रहा है। बैंकों का मर्जर की, अब नेशनलाइज बैंक जो 19 थे घटा के 4-5 कर दो, वहां बिल्कुल भी उसमें कंपटीशन खत्म उसमें कर आप दो। यह नहीं देख रहे हैं कि आपके पास पायलट्स की ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है, आपके पास ये रेट जो आम आदमी के लिए बढ़ जाएंगे तो उसके उसको हम कैसे रोकेंगे। और आपने जो खुद वादा किया था कि उड़े देश का हर नागरिक, तो उसमें तो 2,500 का कैप था, आज तो आपने नोटिफिकेशन 18,000 का कैसे कर दिया। तो आप अपनी ही पॉलिसी में खुद फंसते चले जा रहे हैं क्योंकि आपने पॉलिसी ही गलत बनाई है। मैं इसके लिए किसी को जिम्मेवार नहीं मानता सिवाय सरकार की पॉलिसी के कि हम एक या दो ऑपरेटर को सब कुछ सौंप देंगे। आपने यही काम किया है एयरपोर्ट्स में, रेलवे में भी अब धीरे धीरे आप प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पोर्ट्स तो लगभग आपने प्राइवेटाइज और उस तरह से सौंप ही दिया है। तो एक इफेक्टिव सरकार सरकार चला के दिखाती है, जो मशीनरी मान लीजिए जो कोई फेल्योर है उसको बेहतर करके दिखाती है, बेच के दिखाती है। ये क्या सक्सेस है। आप हर चीज बेच देते हैं और कह देते हैं बहुत बढ़िया हो गया जी। आप एक अच्छे विक्रेता हैं, ये आपने कह के, क्या आपको अपने देश की नौकरशाही पे भरोसा नहीं है कि क्या वो बेहतर ढंग से चला पाएंगे। क्या आपको अपनी कैबिनेट पे भरोसा नहीं है कि वो लोग अपने एक मंत्रालय को ढंग से चला सकते हैं किसी चीज को। रेलवे का मर्जर आपने आम बजट में कर दिया जिसका अलग बजट होता था। अब ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्यों है, जिसके पास कोई एविएशन ही नहीं है, तो ये मिनिस्ट्री क्यों, इसको भी मर्ज कर दीजिए नेशनल हाईवे और किसी और चीज के उसमें। और आप रोड बनाइए, कोई पोर्ट बनाइए, किसी को बेच दीजिए, एयरपोर्ट बनाइए, किसी को बेच दीजिए। सरकार अपनी एफिशिएंसी का उदाहरण नहीं पेश कर रही है कि मैं कुछ करके दिखा सकता हूं और मैं चला के दिखा सकता हूं। आपने बीएसएनएल को क्यों नहीं चलाया बेटर ढंग से, आपने रेलवे को और बेहतर ढंग से क्यों नहीं चलाया, आप एविएशन को बेहतर ढंग से क्यों नहीं चला रहे हैं। तो किसी भी सेक्टर में आपकी अपनी एफिशिएंसी नजर नहीं आ रही है, सिर्फ और सिर्फ ये एफिशिएंसी नजर आ रही है कि क्या क्या एसेट है उसको हम बेच सकते हैं। ये मानसिकता राष्ट्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और आज जो केओस यहां पे दिख रहा है वो केओस हर बार हर जगह दिखेगा और कई बार ऐसी नेशनल क्राइसिस होगी जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी जी, आप नेशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं, वो क्राइसिस तो खड़ी हो गई है और संभाले नहीं संभल रही है, हम देख पा रहे हैं। लेकिन एक सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक याद है 2011-12 में इंडिगो एक सामान्य सी कंपनी हुआ करती थी। अचानक मोदी एरा में ये इंडिगो इस देश के 2/3 एविएशन सेक्टर पर, 2/3 पर कब्जा करके कैसे बैठ जाती है? कारण क्या है? किस तरह का सरकार ने इसको सपोर्ट प्रदान किया जिससे कि ये हालत बन गई? यही मूल देखने वाली बात है कि आपने किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई है कि जिसमें जो छोटे एयरलाइंस हैं, दो छोटे एयरलाइंस का शेयर बहुत मामूली सा है और दो बड़े एयरलाइंस मार्केट को पूरी तरह कैप्चर कर रहे हैं, और जिसमें उनके पास साधन नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, उसको रन करने की एफिशिएंसी है कि नहीं। सरकार को आखिरकार देखना क्या है कि हम यूं ही किसी को दे देंगे या यूं ही किसी, ये जो मूल रूप से समस्या पैदा हुई है वो 100% जो आपने मार्केट एफडीआई खोल दिया सिविल एविएशन में, इसलिए उनका पूरा कंट्रोल हो गया। आपने उसमें अपना कोई से नहीं रखा। इस वजह से आज एक फॉरेन कंपनी कोई भी आती है और किसी सेक्टर में वो पूरी तरह हो जाएगी। आपको उसको हटाते हटाते भी और उसको वापस लेते हुए भी कितना वक्त लगेगा, कितने समय में ये बाकियों को मौका मिलेगा। तो जो जाहिर है जो बड़े पैसे वाला होगा वो ज्यादा शेयर खरीद लेगा और वो छोटी छोटी कंपनियों को वो खत्म कर देगा। इसके जड़ में ये पॉलिसी है जो 100%
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस सिविल एविएशन सेक्टर में देती है, आपने अपना बड़ा शेयर रखा होता। ऐसे कोई करता है कि अपना सारा सब कुछ आप, क्या भारत को आप इनइफेक्टिव साबित करना चाहते हैं कि भारत में इन्वेस्ट करने वाले लोग नहीं हैं? आपने टोटल एविएशन सेक्टर, जिन जिन पॉलिसीज की बीजेपी पहले विरोध करती थी, उन्हीं पॉलिसीज को जो है आप एक तरह से उससे ज्यादा बेटर आप आगे बढ़ के उसको लागू करते हैं। तो ये खतरे हैं जो 100% एफडीआई सर्टेन सेक्टर में सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि डेवलपमेंट जी होगा, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो मोनोपोली और डुओपोली होती है वो इन क्राइसिस के क्षणों में दिखाई देती है कि भाई डुओपोली मोनोपोली भारत जैसे विशाल देश के लिए ठीक नहीं है। जी। अभी मैं एक डेटा देख रहा था सर, तकरीबन 1,55,000 करोड़ की, यानी 1.5 लाख से थोड़े ज्यादा की एविएशन इंडस्ट्री है भारत की। और अगले 5 सालों में, यानी 2030 के अंत तक 2031 के शुरुआत तक इसके 3 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचने की संभावना है। इतने बड़े बाजार को संचालित करने के लिए यदि 2/3 हिस्सा इसका, यानी अगर ये भारत की एविएशन इंडस्ट्री 1.5 लाख करोड़ की है और इसका 2/3 हिस्सा एक कंपनी के पास है, उसका मुनाफा अभी तक नवंबर तक की बात हम करें तो 7200 करोड़ है, यानी 22-23 करोड़ रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उस कंपनी का एक नेट प्रॉफिट सामने आ रहा है। उस स्थिति में आपको नहीं लगता कि भारत सरकार की पूरी पॉलिसी का एक पॉलिसी पैरालिसिस जैसी स्थिति है, पॉलिसी फेल है? कारण क्या है कि इस तरह के इतने बड़े बाजार को लेकर के सरकार इतना संकुचित रवैया अपना रही है? कारण जो समझना बड़ा आंकड़ा जरूरी है। जो आंकड़ा आपने रखा, वही आंकड़े, बड़े बड़े आंकड़े सरकार रखती है। ये हम्म। बताए कि इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं तो हम क्यों फेल्योर हो रहे हैं? हमारी जेब से आंकड़े पैसा अगर जा रहा 1.5 लाख करोड़ में जा रहे हैं तो सरकार एक इफेक्टिव सिविल एविएशन रख सकती है, है। भारत में जाल बिछा सकती है कि देखो हमने 50 एयरलाइन शुरू कर दिया। भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसमें तमाम 25 यूरोपीय देश समा सकते हैं, उसमें 50 एयरलाइंस भी बहुत कम है, मैं कह जी रहा हूं। लेकिन आपने जो पॉलिसी अपनाई तो बड़े बड़े बिग फिगर तो आप देते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाएंगे। अरे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाना और भारत का जो पर कैपिटा, जो हमारा स्टैंडर्ड है, पर कैपिटा इनकम है, क्या वो टॉप 5 कंट्रीज में आ जाता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मुताबिक, जो वर्ल्ड के 4 कंट्री? तो ये जो बड़े फिगर हैं वो जनता को भरमाने के लिए वो होते हैं कि भाई देखो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया तो सरकार ने अच्छी सुविधाएं क्यों नहीं कर दी? सरकार ने फिर रेट्स जो है, जो हम लोग तो सहारा एयरलाइंस में 1,500 और 2,000 तक के फ्लाइट में चलते थे, 999 तक का फ्लाइट का रेट आया हुआ था कंपटीशन में, जब जी स्पाइस जेट का चलता था, वो सबको याद है। आज सर, आपने डेक्कन एयरवेज 18,000 1 का रुपए वाला रिटर्न जो आपको है याद होगा। आपने साइन किया है। 99 रुपए वाला, सॉरी, 99 रुपए हाँ, में डेक्कन एयरवेज वाला याद होगा आपको ऑफर। हाँ, वो तो चलिए स्कीम था, जी लेकिन ये कई सारी फ्लाइट से 1,500 में मिल जाती थी। जी आज आपने 18,000 का अपने हाथ से साइन किया है, तो ये सक्सेस बताता है कि फेल्योर बताता है? आप बिग पिक्चर, बड़े बड़े आंकड़े रखते हैं, उस बड़े बड़े आंकड़े से आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? आप कह रहे हैं ये जनरेट हो रहा, क्या जनरेट हो रहा है उसमें? न जॉब्स जनरेट हो रहे हैं, न सिक्योरिटी। 183 प्लेन्स में स्नैक्स आए हैं पिछले साल में, जो जी। आपने देखा कभी चलते उड़ते हुए एयरक्राफ्ट का दरवाजा खुल गया तो कभी कोई और लैंड कर रहा है, कभी कल लैंडिंग ही में परसों दिक्कत एक हो रही वीडियो है। देख रहे थे, कबूतर घुस गया था तो ये उस उसके प्लेन। सुरक्षा की ओर ध्यान देना था, रेट को रोक के रखना था। थोड़ा बहुत बढ़ता ठीक है, 5-10% बढ़ता है, समझ में आता है। जो कहां 2,500 रुपया, कहां 18,000 का आपका सिग्नेचर, आपने कैसे साइन कर दिया उस पे 18,000 पे? 18,000 पे कौन उड़ान भरेगा भारत में? और फिर आपकी पॉलिसी कहां है वो? ये जो है, ये पूरी तरह सरकार को ये चेतावनी देती है कि आप अपने तमाम इस तरह के जितने डुओ पॉलिसी, मोनोपोली का ये जो पॉलिसी अपना रखा है, उसको इमीडिएट कोर्स करेक्शन करें, वरना भारत जो है आज जिस क्राइसिस में फंसा हुआ है, उससे भी बड़े क्राइसिस में फंस सकता है। जी। जी। एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, इस सवाल को मैं चाहता हूं कि इस पर आप रोशनी डालें। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एकेडमिक्स पर, R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। भारत के सरकारी स्कूलों की हालत आप देख रहे हैं,
प्राइवेट स्कूलों की भी बात करें तो 90% से ज्यादा बिलो स्टैंडर्ड है। यही स्थिति स्किल डेवलपमेंट के नाम पर मोदी सरकार ने जो नई स्कीम शुरू की उसका है। कहां गया स्किल इंडिया मिशन, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन जिस प्रोफेशन में सबसे ज्यादा स्किल की जरूरत है, पायलट ट्रेनिंग एक बेसिक चीज है। उस देश में, जिस देश का एक प्रधानमंत्री भी एक पायलट रह चुका है, आज उस देश के अंदर स्थिति यह है कि यहां पायलट ट्रेनिंग की स्थिति बहुत बुरी है। पर्याप्त संख्या में इस देश की जनसंख्या, इस देश की आर्थिकी, इस देश की वो डेमोग्राफी जो फ्लाइट का इस्तेमाल करती है, फ्लाइट में चढ़ सकने योग्य है, उसके लिए जितना पर्याप्त चाहिए, जितने पायलट की जरूरत है, उतने पायलट को हम ट्रेन नहीं कर पा रहे। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो सरकार के संज्ञान में आनी चाहिए, उस पर हमें बहस करनी पड़ रही है? जो बेसिक नीड्स है और सरकार दिन भर झूठ का पुलिंदा लोगों के बीच में फेंकती रहती है। क्या कारण है कि इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है? देखिए, जब आप क्रिटिसिज्म के दरवाजे बंद करते हैं तो आपके आंख बंद हो जाते हैं, फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपके कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास के बैठे लोग आपकी किसी पॉलिसी के फेल्योर होने का सबूत आपके टेबल पे कभी नहीं रखेंगे। एक खुला मीडिया होता था जो क्रिटिसाइज करता था, तो रोज दिखाई देता था कि यहाँ हमसे गलती हो रही है या यहाँ ये चीज गलत हो रहा है। आप उसको समय पे करेक्ट कर पाते थे। आज क्या है, हजारों करोड़ का घोटाला आपके एनएसडीसी में है, उसके फॉरेन ऑफिस से लेके इंडिया के ऑफिस तक आपने 10-11 साल में कितने मंत्री बदल दिए, उसके कितने जी सीईओ उसके रिजाइन करने पड़े, उसमें क्यों फेल्योर हुआ, ये आपने एनालिसिस करने की कभी कोशिश नहीं की। और स्किल इंडिया मिशन, जिसमें 2016 में आपने देश से वादा किया कि 40 करोड़ लोगों को हम स्किल देंगे, कौशल विकास जो पीएम केवाई योजना शुरू की गई, वो फेल्योर क्यों हो गया, उस पे कभी कोई ध्यान नहीं दिया गया, उस पे कभी कोई एनालिसिस, कभी कोई रिव्यू नहीं हुआ। और आपका जो ये सोचने समझने का जो वो ऑर्गन है, वो दरअसल काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये सारे फेल्योर एक एक करके सामने आ रहे हैं और सामने आएंगे। जब तक छुपे हैं वो छुपे रहेंगे। कौशल विकास की योजनाओं में जो खामियां थी, उसको खामियों को दूर नहीं किया गया। बड़े बड़े कॉर्पोरेट को उठा के 500-500 करोड़ रुपए दे दिए गए और फिर उनसे यूजर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, उनसे लिस्ट मांगी जा रही है। वो लिस्ट नहीं दे पा रहे हैं कि हमने किसको ट्रेनिंग दी, क्योंकि वो जो रोजमर्रा काम करने वाले मजदूरों को इनके नाम पे उन्होंने सर्टिफिकेट बनाए और वो फिर गायब हो लिए। तो अब कहां बताएंगे कि किसको हमने नौकरी दी? अब एक और गलती सरकार करने जा रही है। दूसरी गलती ये करने जा रही है कि अब सरकार का पैसा सरकार से संबंधित ही किसी विभाग को दिया जाएगा। अगर सरकार से संबंधित विभाग इतना सक्षम होता स्किल डेवलपमेंट करने में, तो वो पहले ही कर चुका होता। तो वो रोटेशन में सरकार का पैसा सरकार के पास ही रहेगा, कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उसमें भी और स्कैम होना शुरू हो जाएगा। सरकार को इस पर बैठ के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके साथ विचार करना चाहिए। सरकार विचार नहीं करती, जो तय कर लेती है उसको चुपचाप इंप्लीमेंट कर देती है। सबसे बड़ा फेल्योर ये है। इकोनॉमी में जितने फेल्योर हैं, ये वन साइडेड थॉट प्रोसेस के फेल्योर हैं। जो आपने तय कर लिया कि हम यही करेंगे, उसका नतीजा सरकार नहीं के नहीं सर, सामने आ रहा है। एक चीज हम लोग सुनते रहते हैं अक्सर, इतना बड़ा टर्मिनल बना दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला, इतना बड़ा स्कूल की बिल्डिंग को बना दिया, इतना बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, इतने कमरे बना दिए, पता चला हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, सपोर्ट स्टाफ नहीं है। मेडिकल कॉलेज की वही स्थिति है, स्कूल में मास्टर नहीं है ढंग का। इसके अलावा आप देखें, एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग बना दी, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग तो फ्लाइट ऑपरेशन करेगी नहीं, फ्लाइट ऑपरेशन तो पायलट करेगा, फ्लाइट ऑपरेशन तो टेक्नीशियन करेंगे, टेक्निकल लोग करेंगे, उसकी कमी है। तो कहने का मतलब यह है कि डेवलपमेंट को जो एक ह्यूमन पावर होता है, जो एक पूरी चेन होती है, उसके समग्र रूप में देखे बिना सिर्फ एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो लोगों को दिखता है कि बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, उसके साथ विकास की प्रक्रिया को जोड़कर दिखाना, क्या आपको लग, जैसे हाईवे बना दिया, एक्सप्रेसवे बना दिया, सड़कें बना दी, उस सड़क पर 20 साल से नीतीश कुमार जीत रहे हैं, जो ये हालत जो बनी हुई है, क्या लगता है आपको जनता भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में विकास की अवधारणा को लेकर एक दुष्चक्र में फंस गई है, फंसा दी गई है?
ये जो मीडिया ड्रिवन इंजीनियरिंग की गई है ना, जी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए जी हम बड़ी बड़ी जो चमकदार तस्वीरें दिखाते हैं, और उसके नीचे हर चमकते वाली चीज के पीछे जो है वो ब्लैक होता है, वो हमें उस समय तो नजर नहीं आता। जब बाद में देखते हैं तो सब बिहार में कितने पुल बह गए, वो आपके इंजीनियरिंग का नमूना था। क्या आप जी उसको कह पाएंगे कि ये एक्ट ऑफ गॉड था या एक्ट ऑफ फ्रॉड था? उसके बाद जो हाईवेज पे आपने 25-25 हजार रुपए तक का जुर्माना जो आपने शुरू कर दिया, उसमें आपने सोचा कि क्या ये हमारी जुर्माना व्यवस्था, यहाँ क्यों हमारी नहीं लग रहा है सर? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। जो हाँ। जुर्माना हाईवे, आप देखिए, आप बिना हेलमेट के निकल जाइए, जुर्माना लग जाएगा। ट्रै- हम्म। ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करें, जुर्माना लग जाएगा। लेकिन नहीं, वो हर भी तो एक चीज में ट्रैफिक रूल ये है। जो जो ये एयरलाइंस जो कंपनियां और इंडिगो जिस ट्रैफिक रूल का उल्लंघन कर रही है, वो नहीं उसको तो होगा, हर यात्री वो को बीस नहीं बीस हजार होगा। रुपये जुर्माना देना चाहिए। ये प्यूनिटिव स्टेट का उदाहरण है, जिसमें हर चीज का खामियाजा, चाहे हाई नंबर प्लेट्स हो, कुछ भी हो, आम आदमी को वो भुगतना पड़ता है कि आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। हर चीज में आप देखिए, ये प्यूनिटिव स्टेट। जीएसटी में सरकार बल्कि क्लेम करेगी कि देखिए इतने लाख करोड़ हमने पेनाल्टी में वसूल किए। इतने लाख करोड़ पेनाल्टी वसूल करते हुए कभी आपने सोचा कि वो कितने लाख लोगों ने या कितने करोड़ लोगों ने दिए होंगे? और जब दिए होंगे तो इकोनॉमी का कैसे भट्ठा बिठाया होगा? क्योंकि फिर उसको वापस ट्रैक पे आने पे, जीएसटी की बात कर रहा हूं मैं। तो जब जी आप थ्रेडबेयर किसी भी चीज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल डायरेक्शनल फेल्योर है। टोटली आप किसी चीज पे वो नहीं करते कि किसी थॉट प्रोसेस को आप सोचें। आपने कुछ योजनाएं, 100 स्मार्ट सिटी, घोषणा तो बड़ी अच्छी है, कहाँ है जी स्मार्ट सिटी आपकी? आदर्श ग्राम योजना कहाँ है भाई आपके आदर्श ग्राम वो योजनाएं? तो जो लोग आपसे इस तरह की बड़ी बड़ी पॉलिसी अनाउंस करवा देते हैं, वो उसकी हकीकत को सोचते हैं चलो 5 साल निकल जाएगा, उसके बाद जनता भूल जाएगी, फिर देखा जाएगा। ये जी इसीलिए इस सरकार को जुमलों की सरकार कहा गया कि आप कुछ भी अनाउंस कर दीजिए। आज आप कुछ भी कहते हैं, हर रोज आप कांग्रेस को क्रिटिसाइज कीजिए, नेहरू को क्रिटिसाइज कीजिए, आप कहिए ये गुलामी की मानसिकता है। आप बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं जिसमें दिखाई देता है कि क्या, कौन सी गुलामी की मानसिकता है। आप कहां ट्रांसफॉर्म करने की, रिफॉर्म करने की, परफॉर्म करने की जो बात करते हैं, किस चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, किस चीज का रिफॉर्मेशन हुआ, किस चीज का परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस दिखाइए ना। परफॉर्मेंस तो इस तरह काउंट किया जाएगा कि 10 साल मनमोहन सरकार के, 10 साल आपके, उसमें स्पीड बढ़ी या घटी, कोई भी जीडीपी की तुलना कर ले तो पता चल जाएगा कि हमारी जीडीपी अगर मनमोहन सरकार के नॉमिनल स्पीड में जीडीपी का होती सर। तो 5 ट्रिलियन पहुंच चुकी होती। मैं आपको अगर बताऊं, आपने मनमोहन चर्चा सरकार छेड़ की दी। स्पीड में होती तो पहुंच चुकी होती, उस स्पीड से कम हो गए। मनमोहन सरकार ने कितने कर्ज लिए थे, आपने कितने गुना कर्ज ले लिए, वो देख लीजिए। आज आपके आंकड़ों को दुनिया नहीं मान रही है। आईएमएफ कह रहा है कि आपका डाटा जो है सी ग्रेड डाटा है। जी यूएनडीपी ने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट जो चार्ट है उससे हटा दिया। 2019-20 में जो सबसे ज्यादा जिसकी हाइप क्रिएट की गई थी कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने इंडिपेंडेंट जांच किया तो उसमें खामियां पाई, भारत के डाटा पे डाउट किया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ही बंद कर दिया, वो रैंकिंग ही जी बंद कर दी। तो 3 बड़ी एजेंसियां हमारे डाटा पर डाउट कर रही हैं। और क्यों डाउट? अरे भाई, भारत मैथमेटिक्स में दुनिया को शून्य देने वाला, और हमारे मैथमेटिक्स, हमारी गणना पे हम दशमलव दे रहे हैं, बीज गणित बना रहे हैं, और दुनिया हमारे डाटा पे डाउट कर रही है। क्यों कर रही सर, है? इसका हालत तो ये है। इन्वेस्टिगेशन आपने कराया? सर, हालत तो ये है कि इस देश के अंदर वित्त मंत्री संसद में जो बजट डॉक्यूमेंट में होता है उस पे से अपनी सुविधा से चीजें निकाल करके पढ़ रही है। मैंने कभी नहीं सुना था मोदी सरकार के पहले कि वित्त मंत्री जीडीपी की ग्रोथ रेट को बताने के लिए, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट को बताने के लिए नॉमिनल जीडीपी का डेटा रखे, और उसमें बताते हैं कि हम 10% से ऊपर है। अब बताइए, नॉर्मल जीडीपी और इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट के बाद जो एक्चुअल जीडीपी होती है, वो डेटा बजट के डॉक्यूमेंट में है। अब वो सांसद या आम जनता या पत्रकार निकाल करके पढ़े, बजट भाषण में अरविंद उसका जिक्र नहीं सुब्रमण्यम होगा। जी सुब्रमण्यम जो सरकार में थे, इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, उन्होंने एक पॉलिसी, अपना जो रिसर्च पेपर पेश किया, उसमें ये बता दिया है कि 2 से 2.5% जो हमारा डाटा है वो इन्फ्लेटेड डाटा है।
और जी इसको अब सर्टिफाई क्या करना है? जब वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि आपका डाटा गलत है, यूएनडीपी मान रहा है कि आपका डाटा गलत है, आईएमएफ कह रहा है कि डाटा गलत है, तो अब सरकार, दुनिया की कौन सी एजेंसी हमारे डाटा पे भरोसा कर रही है? तो ये ऐसे तो नहीं चलने वाला, और उसका कितना बड़ा बिल्कुल। नुकसान होने वाला है। बुलेट ट्रेन परियोजना आपकी 5 साल पीछे क्यों चल रही है? तो हम्म। नेहरू जी ने उसमें आके कुछ नहीं किया होगा, या उसमें कांग्रेस ने कोई अड़ंगा लगा दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। तो ये देखना होगा कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है, और कंट्रोल जो है वो स्पेशली डेवलपमेंटल प्लान्स पे कंट्रोल नहीं रह गया है। वो पॉलिसी डायरेक्शन जो जिस दिशा में जानी चाहिए, जो जो एविडेंस बेस्ड, फैक्ट बेस्ड और पीपल वेलफेयर बेस्ड होनी चाहिए, वो पीपल वेलफेयर बेस्ड नहीं है, वो कॉर्पोरेट वेलफेयर बेस्ड हो गई है। कि जी हर चीज में क्यों कोई एक ही दो कंपनी नजर आएगी इतने बड़े देश में? इससे देश को नुकसान है, भारत को, सरकार को नुकसान है अल्टीमेटली। ये पॉलिसी अपने आप में गलत है, इसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा, समय रहते रिव्यू करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही क्राइसिस जो नजर आ रहे हैं, आप रेलवे में देखिए, भगदड़ मचती है, तो फिर दिल्ली स्टेशन पे कितनी भगदड़ मची, कौन देखने वाला है उसको, कौन कंट्रोल कर रहा था उस समय? हमारे कंटिन्यूअस प्रोसेस, आपने कहा 26,000 पता नहीं कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, और जो व्यवस्था बनाई आपने कुंभ में, भगदड़ में इतने लोग मर गए। अब आप छुपाए छुप रहे हैं कि कहां कौन सा आंकड़ा, आपका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहा है, कोई जी। सीसीटीवी, सब गायब हो गया, क्योंकि वो आंकड़े दिखाएंगे तो भयावह नजर आएंगे। तो हम्म। आपको अंत में वो छुपाने पड़ रहे हैं, व्यवस्था जी ऐसे नहीं चलती है। ये सर। शोकेस करने वाली व्यवस्था जो है, वो आपको देखना पड़ेगा कि भाई नागरिक नागरिक को हम क्या वेलफेयर दे रहे हैं, क्या बेहतर कर रहे हैं। हमने जो वायदे किए थे वो नौकरियों के वायदे थे, सुविधाएं बढ़ाने के इस वायदे पर हम थे, चर्चा अच्छे करेंगे दिनों के वायदे ओंकारेश्वर थे। जी। ये अच्छे दिनों के वायदों में एयरपोर्ट पे जो दिख रहा है, ये कौन सा अच्छा दिन बता रहा है? ओंकारेश्वर जी, इस पर हम चर्चा करेंगे। हम आखिरी सवाल पर आते हैं। ये इंडिगो और सरकार के एफडीटीएल की वजह से जो क्राइसिस उत्पन्न हुई है, पूरा देश करीब करीब ठप पड़ा हुआ है। यातायात का एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन ठप पड़ा हुआ है। कितने दिनों में इसके नॉर्मल होने की उम्मीद आपको लग रही है? और क्या सरकार वाकई इस घटना से सबक लेकर ये डिओपोलिस्टिक या मोनोपोलिस्टिक जो भी आप कहें, इस नीति से अलग जाकर एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन का रास्ता इस एविएशन सेक्टर और इससे सबक लेकर दूसरे दूसरे सेक्टर में क्या खोल पाएगी? सरकार फायर फाइटिंग कर रही है, फायर फाइटिंग से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। सरकार की जी फायर फाइटिंग में भी कॉरपोरेट का दबाव दिख रहा है। आपने 18,000 रुपए तक रेट रखे हैं फ्लाइट्स के, ये अपने आप में दिखाता है कि आप जो है उनके दबाव में है। आपका अपना 2,500 का रेट जो है, उड़े देश का हर नागरिक उड़ान स्कीम के तहत, उसका पालन होना चाहिए। 5 से 10% तक का अगर उसमें इंक्रीज होता है तो लोगों को समझ में आएगा, इन्फ्लेशन जी। के हिसाब से रेट्स बढ़ सकते हैं। लेकिन 2,500 का 18,000 हो जाए, ये सर, आम कल नागरिक पटना को की टिकट दिल्ली से पटना एक्सेप्ट की नहीं। 90,000 पहुंच गई थी कल। 90,000, मैं बता रहा, आप ठीक बता रहे हैं। वैसे भी बिहार की फ्लाइट्स जो है बहुत महंगी रहती हैं, जबकि बिहार के कई लोग सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं। ट्रेनों की भी वही हालत है जो सबसे ज्यादा रेल मंत्री बिहार ने दिए हैं। मैं जी किसी स्टेट सेंट्रिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये टोटल जो है उस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि हमें ये इस फायर फाइटिंग से नहीं काम चलने वाला है। आपको अपनी पॉलिसी विड्रॉ करनी पड़ रही है, ये सबसे बड़ा फेल्योर का एग्जाम्पल है। आगे के लिए तैयार रहिए, और बेटर है कि समय रहते सचेत होके उन पॉलिसी को रिव्यू कर डालिए, वरना आपको जब खुद आपको विड्रॉ करना पड़ेगा तो वो ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग होगा सरकार के लिए। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और देश फिलहाल जिस प्रकार से एक अव्यवस्थित तरीके से एक बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें सरकार की अपनी नीतियां और उस नीतियों के सहारे सरकार जिस प्रकार से कॉरपोरेट के साथ व्यवहार करती रही है, अगर बहुत देशज भाषा में कहें तो कॉरपोरेट को अपने माथे पर चढ़ाकर बिठाए हुए थी, उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। अभी तक हम दो और हमारे दो की बात आपने सुनी थी, लेकिन वो हम दो और हमारे दो एविएशन सेक्टर में जब आते हैं, वहां तो हम दो भले ही हो सत्ता में बैठे हुए, लेकिन यहां तो हमारे एक ही हैं। और वही एक यानी वही इंडिगो इस सरकार को आंख दिखाते हुए सरकार की बाह मरोड़कर
पॉलिसी को चेंज करवाने, सरकार के नोटिफिकेशन को वापस कराने की स्थिति में खुद को पा रहा है और इस देश के आम नागरिकों को तबाह करने में, तंग करने में, भूखे प्यासे एयरपोर्ट पर बिठाए रखने में खुद को आनंदित महसूस कर रहा है। लेकिन यही अमृतकाल है। शायद इसी अमृतकाल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आध साल पहले किया था। लेकिन ये अमृतकाल है, तो आखिर इस अमृतकाल का विष कौन पिएगा? क्या इस देश की आम जनता, जो एयरपोर्ट पर कभी कराती है तो कभी स्टेशन पर भगदड़ का शिकार होती है, तो कभी लाइन लगाकर नोट बदलने के लिए खड़ी हो जाती है, कभी जीएसटी की मार सहती है? वही आम जनता क्या इन सब के भुक्तभोगी है जो 10,000 रुपए लेकर किसी के पक्ष में जनमत बना देती है और चुनाव का नतीजा तय कर देती है? जब जनता के हिस्से यही आना है तो इसी सिस्टम को अमृतकाल मानकर और इसी को नियति मान करके इस देश की जनता यदि अभिशप्त है तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल को जनता के संज्ञान में लाना जरूरी था और बहुत बेहतर तरीके से ओंकारेश्वर पांडे जी ने बहुत सरल शब्दों में इस पूरी क्राइसिस को जिस प्रकार से हमारे दर्शकों के लिए समझाया है, निश्चित तौर पर इसके लिए हम ओंकारेश्वर जी फिर से आपका धन्यवाद करते हैं और आगे भी अलग अलग विषय पर आप हमारे चैनल से जुड़ते रहेंगे, पूर्व में भी जुड़ते रहे हैं और इस पूरी क्राइसिस को अब अगर आगे भी जरूरत पड़ी तो हम आगे फिर से इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है क्राइसिस जल्द खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओंकारेश्वर जी। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।